नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में। इसके पहले हमने कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रखा है, जैसे आपका टाइगर रिजर्व हो गया, वन अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक को आप लोग याद कर लें। अभी जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है वीडियोस के माध्यम से, इन लिस्ट को आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें। अदरवाइज एग्जाम टाइम में जब आपके सामने कंप्लीट लिस्ट याद करना होगा, कंप्लीट लिस्ट का टारगेट होगा, तो उस टाइम आप कंफ्यूज होंगे। अभी से याद करना शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है इसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं। जो छात्र नए हैं चैनल से जुड़ जाना, कमेंट सेक्शन के पिन बॉक्स को चेक कर लेना, प्लेलिस्ट हमारा चेक कर लेना। हमारा पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इन्वायरमेंट का बेस्ट कंटेंट, जैसा कि आपको पता है, आप यहाँ पर डेमो देख सकते हो। इन्वायरमेंट का बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, देखिए 1972 के अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो 1972 का जो अधिनियम है, अगर इसको डिटेल में कवर करेंगे तो ये 100+ पेजेस का है। ठीक है, 100+ पेजेस का पीडीएफ है। वो भी बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था, तब 100 पेज गया था। अगर इस तरह का लिखा होता तो समझ लीजिए 150-200 पेज जाता। तो वहां से मैंने इन सारे फैक्ट्स को लिया है। काफी मेहनत लगा है। एक दिन में ये काम नहीं हो पाया है, ये काम 2 दिन में हो पाया है, इसलिए आपको कल वीडियो नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो रात भर मैं काम किया हूँ। आज सुबह ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सुबह ही अपलोड भी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफी मेहनत लगा है इस कंटेंट को तैयार करने में। तो आप ये समझ सकते हो कि मैंने इसको बहुत अच्छे से क्रमवार तरीके से सारे फैक्ट्स को एडजस्ट किया है। आपको इससे संबंधित टॉपिक कई जगह पर देखने को मिलेंगे, कई वीडियोस मिलेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहां पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको कवर करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड क्रमवार तरीके से, और आपको टफ भी ना लगे, ओके, इन सारी चीजों को मैंने यहाँ पर ध्यान रखते हुए इस कंटेंट को, इस पीडीएफ को डिजाइन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे इसको हम समझ लेते हैं। लाइन से पहले हमको ये समझना है कि एक्चुअल में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में है क्या, हमें इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है, ये वनों में, जंगलों में पौधों और जीवों की सुरक्षा से संबंधित कानून है। ठीक है, इसको 1972 में पारित किया गया था और 73 में इसको लागू करवाया गया था। तो ये है इसका हिस्ट्री। बाकी पास्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं है। 1882 से ही इस पे कानून बनना स्टार्ट हो गया था, जब अंग्रेजों का टाइम था। लेकिन हमको वो सारी चीजें नहीं देखनी है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस पर एक वीडियो में और ले आऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस वीडियो सेशन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं सिर्फ उनको ध्यान में रख के ये पीडीएफ, ये कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, लेकिन अगर इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको जानने होंगे तो इस पर एक वीडियो में और ले आऊंगा। तो आप लोग ये मत सोचना कि यहां पर कुछ छूट गया है। मेरे हिसाब से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, मेरे हिसाब से जितना बेस्ट हो सकता है, जो कि आपके वन दरोगा की परीक्षा में पूछा जा सकता है, वही मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ज्यादा हो रहा है क्योंकि ये टॉपिक ही आपके लिए नया है और इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ज्यादा हो रहा है। अभी हम कंटेंट को स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह से देश को चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है और संविधान में निहित जो भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, ये नियम और कानून है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से देश में बहुत सारी चीज़ों को डील किया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है और इसी से हमारी डेमोक्रेसी बनती है और देश सुचारू रूप से चलता है। सेम इसी प्रकार से वन्य जीव और पौधों को बचाने के लिए, जंगल के लिए एक कानून बनाया गया है। ठीक है, और अब जानवर तो कानून बनाएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसानों ने संविधान में इससे संबंधित कानून पारित करवाया है और यही है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके अंतर्गत जंगलों में, वनों में निहित जो जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं या कोई भी छोटा कीट भी होता है, उसकी सुरक्षा के लिए ये कानून है और इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, वन दरोगा की परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप यहाँ से 1 से 2 प्रश्न देखने को पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सभी लोग ध्यान से इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखना। ठीक है, और अगर आप अपना नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छे से नोट्स को हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट सेशन को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नोट करना। ठीक है, अब जिस तरह से आपने संविधान में अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां देखी हैं, इसी तरह से अगर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी 7 अध्याय हैं, 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियां हैं। तो इसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप सब पढ़ेंगे तो भाई ये सेशन तो समझ लीजिए कि मैराथन हो जाएगा, 8-10 घंटे लग जाएंगे। तो इन 7 अध्याय, 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां में जो महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, जो क्रीम चीजें हो सकती हैं, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा। देखिए,
पहले हम आगे बढ़ें इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे क्रमवार तरीके से आपको चीजों को देखना है। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये प्रॉपर मैप दिखाना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये आपके लिए नया है। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे वन्य जीव संबंधी संवैधानिक प्रावधान। संविधान में जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रावधान ऑलरेडी हैं, हम पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब संविधान में अब इतना भी बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है कि जंगलों की सुरक्षा कैसे कैसे की जाए, तो इसके लिए क्या किया गया, एक अलग से ही नियम पारित कर दिया गया। संविधान में भी चीजें मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी एक लाइन लिखी हुई है। इसके बाद में जो नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, यहाँ पर भी एक लाइन लिख दिया गया है कि जानवरों की सुरक्षा होनी चाहिए, जंगलों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए 1972 का कानून लाया गया। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या देखना है। पहले हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में डिटेल से देखेंगे, ये है क्या। और ये आप याद रखिएगा, संख्यांक 53 के माध्यम से इसको लाया गया था। ये भी कभी इसको एक्ट आप बोल लीजिए, ठीक है, संख्यांक या एक्ट 53 है। ये आप देखेंगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं, ओके, आखिर में अधिनियम की विशेषता क्या है, अधिनियम कहना क्या चाहता है, इसके माध्यम से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हम ये चीज देखेंगे। जैसे शिकार पर प्रतिबंध हो गया, निर्दिष्ट पौधों को काटने या उखाड़ने पर प्रतिबंध हो गया, ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा, संरक्षण, सरकारी संपत्ति, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। इसको हम देखेंगे। अधिनियम के तहत जो अधिकारी नियुक्त है, जैसे देश को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, इसके बाद में कई सारे अधिकारी होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम के माध्यम से कलेक्टर होते हैं, जिला स्तर पर छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, छोटी छोटी शाखाओं से लेकर बड़ी हायरार्की होती है, आपको पता होगा पूरा का पूरा कानून। ठीक है, कानून हायरार्की। तो इसी तरह से अधिनियम 1972 के जो जंगल अधिनियम है, जंगल को चलाने के लिए भी कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, डिटेल में। अब इसके बाद में अधिनियम के तहत कुछ निकाय गठित किए गए हैं। ऐसा नहीं कि अधिनियम के ही तहत सारी चीजें हो रही हैं, नहीं, कुछ निकाय भी गठित किए गए हैं ताकि सेक्शन वाइज चीजों को देखा जा सके। जैसे कुछ निकाय के माध्यम से राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड है, ये अपना काम देखेगा। राज्य वन्य जीव बोर्ड है, ये अपना काम देखेगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, ठीक है, ये अपना काम देखेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, तो ये वनों में रह रहे बाघों से संबंधित कार्य को देखेगा। ठीक है, इसके बाद में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, जो जंगलों में अपराध होते हैं, शिकार होता है, अवैध खनन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, हाथी को उसके सूंड के लिए मारा जाता है, जानवरों को मांस के लिए मारा जाता है, इंटरटेनमेंट के लिए मारा जाता है, मीन्स शिकार के लिए मारा जाता है। तो ये सारी चीजें जो अपराध हो रहा है, ये वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ब्यूरो देखेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो अधिनियम के तहत अनुसूचियां हैं, जो हमने बताया कि 6 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो ये अनुसूचियां आपको डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, इन अनुसूचियों में जो जानवर मेंशन किए गए हैं, किसका शिकार करना है, किसका शिकार नहीं करना है, किसका शिकार विद कंडीशन करना है, ठीक है, शिकार करने के लिए परमिशन किससे लेनी है। ओके, तो ये सारी चीजें हम 6 अनुसूचियों के अंतर्गत देखने वाले हैं। इसमें से कौन से लुप्त प्राय हैं, कौन से यहाँ पर जो है सुरक्षित जानवर हैं, ये सारी चीजें अनुसूचियों के माध्यम से आपको बताई गई हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना चीज देखने वाले हैं। और इसके बाद में देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कुछ छूटता है तो एक सेशन, एक वीडियो आपको पुनः वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन फ्री रहें, एकदम से ये जो कंटेंट मैं लाया हूं, यहीं से आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए नया था, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको शुरू में बता दी कि आपको ये चीजें इसमें पढ़नी है। संविधान से आप कोरिलेट कर सकते हैं। संविधान में भाग होता है, अनुच्छेद होता है, अनुसूची होती है, और यहाँ पर अध्याय है, धाराएं हैं, और क्या है, अनुसूची है। ठीक है, जिसमें 7 अध्याय, 22 धाराएं और 6 अनुसूचियां आपको देखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, वन्यजीव संरक्षण, एक सेकंड, वन्यजीव संबंधी संवैधानिक प्रावधान जो है, इसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में भी कुछ चीजें निहित हैं, वो देख लीजिए। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। पहले जो जंगलों की सुरक्षा थी, ये राज्य सूची के अंतर्गत थी, राज्य इस पर कानून बनाता था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ये जो अधिकार है, ये जो कानून बनाने का अधिकार है, ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब यह है कि राज्य भी कानून बनाएगा इस पर, और केंद्र भी इस पर, दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ठीक है,
ये चीज आप जान लीजिए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2-3 पॉइंट्स जो कि आपको संविधान वाला याद रखना है, जो कि वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, उसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि आपका क्या कार्य होगा, आप किस तरह से जंगलों की सुरक्षा करेंगे, जानवरों की सुरक्षा करेंगे, पौधों की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, और दूसरा राज्य क्या करेगा। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत काम करेगा। इसके तहत अनुच्छेद 48 का के मुताबिक राज्य पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने का काम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य करेगा और देश भर में जानवरों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करेगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के माध्यम से आप संभालेंगे और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से राज्य संभालेगा। मौलिक कर्तव्य का मेंशन अनुच्छेद 51A(g) में है। किसमें है? अनुच्छेद 51A(g) में है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये 48A में है। तो ये चीज, ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट करते चलें। अगला देखिए, अब हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को डिटेल से कवर करने जा रहे हैं। क्या है उद्देश्य पहले देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा संविधान को पढ़ने से पहले हम प्रस्तावना पढ़ते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से पूरे संविधान को एक भाषा में, मतलब एक कुछ शब्दों में दिखाया गया है कि हाँ, हम इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, हमारे संविधान का मूल उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ये चीज हम उद्देश्य जो पढ़ते हैं वही चीज यहाँ पर मैंने लिख रखा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का क्या उद्देश्य है ये देख लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य को पारित किया। इस उद्देश्य से पारित किया मतलब इसका उद्देश्य ये है कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, तो वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अतः यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया। ओके, इसके बाद में इसका आप डेट देख लीजिए। इनेक्टमेंट डेट जो है ये 9 सितंबर 1972 को ये पारित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 सितंबर 1972 को ये पारित किया गया और 25 जनवरी 1973 को ये लागू कर दिया गया। ठीक है, तो पारित में और लागू में डिफरेंस है, अंतर है, इसको आप समझ लीजिए कि 9 सितंबर 1972 में ये कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ और 25 जनवरी 1973 में इसको लागू किया गया। देखिए, अगर हम लागू करने की बात करते हैं तो किस राज्य ने पहले लागू किया था, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट ने इस कानून को अपने राज्य में पहले लागू किया गया था। देखिए, ये मुझे एक पॉइंट मिला था, मैं जब कंटेंट तैयार कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये एक लाइन देखने को मिला था। अब ये कितना सही है ये मैं एक ही वेबसाइट पर देखने को पाया हूँ। ठीक है, जो 100 पेज का PDF है उसको तो पढ़ना पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ वहाँ भी देखना होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ मुझे देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में इसको पहले लागू किया गया था। शायद ये सही है, इसमें लगभग 99% मैं श्योर हूँ कि ये चीज़ सही है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप पॉइंट देखेंगे तो जनवरी 2003 में अधिनियम में संशोधन किया गया था और सजा और अधिनियम के तहत अपराधों के लिए जुर्माना और कठोर बना दिया गया था। तो 1972 में पारित होने के बाद, 73 में लागू होने के बाद 2003 में इसमें संशोधन किए गए। इसके पहले भी कई सारे संशोधन हुए, लेकिन 2003 का जो संशोधन था इसमें जो इसका दंड प्रावधान था और जुर्माना का सिस्टम था, इसको और थोड़ा कठोर बना दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जुर्माना जो है लगभग 10,000 कर दिया गया है और जो दंड प्रावधान है वो 6 मास, 2 वर्ष या फिर दोनों हो सकता है। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे अनुसूची के माध्यम से और डिटेल में जब कंटेंट आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में आप ये समझ लीजिए कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 7 अध्याय, 66 धाराएं और इसमें 6 अनुसूचियां जिसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। उनमें से प्रत्येक के तहत रखी गई प्रजातियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जो अलग अलग तरह से वन्य जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। तो 1972 का जो अधिनियम है ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में लागू है। ठीक है, इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। देखिए ये कानून क्यों लाया गया, पहले क्या था, ये इस कानून के पहले 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे और इसके पहले भी अगर हम बात करें, मतलब राष्ट्रीय उद्यान जब बिल्कुल नहीं थे, तो इसके पहले गवर्नमेंट सिर्फ बर्ड सेंचुरी पर ध्यान देती थी, पक्षियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी, जानवरों की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। तो पहले स्टार्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो पहले बर्ड सेंचुरी को सुरक्षित किया गया था। इसके बाद में 1 करके 2 करके 3 करके 5 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। ठीक है, मतलब आप देखिए कि 1972 के पहले सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे और अभी इस टाइम पे कितने हैं, लगभग 100 प्लस राष्ट्रीय उद्यान हैं।
तो कितना विकास हुआ है, जानवरों की सुरक्षा को लेकर कितने हम चिंतित हैं, कितने हम सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि जानवर विलुप्त ना हो, इनका शिकार ना किया जाए। 5 राष्ट्रीय उद्यान से आज 2022 तक 72 से लेकर 2022 तक 100 प्लस राष्ट्रीय उद्यान हो सकते हैं। यानी कि हमने इंश्योर किया है कि जानवर की सुरक्षा की जाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे, ये भी आप याद रखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पहले। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक शब्द में डाउट हो रहा था। सबसे ज्यादा जोर जो है ये भारतीय स्टार कछुए को दिया गया। अब ये कछुआ है या कछुआ, ठीक है, केचुआ, जिसको हम केचुआ बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं जो हमारा पेड ग्रुप है इसमें मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करना, पेड ग्रुप वाले तुरंत आप जल्दबाजी मत करना। तो थोड़ा सा मैं अपडेट करके सर्च करके जो मेन इनका जो अधिनियम है जो 100 प्लस पेज का है वहां पर इसको मैं सर्च करूंगा कि केचुआ है या फिर कछुआ है, इसको मैं यहां पर मेंशन करके फिर मैं वहां पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जोर जो है ये भारतीय स्टार कछुए पे दिया गया। इसे रखने पर 10,000 रुपए जुर्माना और 10 साल की निश्चित गैर जमानती कारावास है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 10 साल की गैर जमानती कारावास है, बहुत कठोर नियम है। सबसे ज्यादा जोर इसी जानवर पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको मैं अपडेट करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होना, या फिर जिन मैंने बता दिया है तो आप लोग गूगल के माध्यम से या कहीं भी इसको चेक कर लेना, जो वीडियो देख रहे हैं ये चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसको मैं सर्च करने में लगता, रिसर्च करता तो शायद और टाइम लगता और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज वीडियो डालना बहुत जरूरी था। देखिए मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना, इसे 1973-74 में लागू किया गया। शायद यही चीज ये मध्य प्रदेश ने इसको पहले लागू किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो का लेंथ भी मुझे सही रखना है। अब हम अधिनियम की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अधिनियम में शिकार पर प्रतिबंध तो लगना ही है। ठीक है, यही मेन उद्देश्य है कि जानवरों की सुरक्षा की जाए, तो शिकार पर प्रतिबंध इसकी मुख्य विशेषता है। देख लेते हैं, यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। अब 1, 2, 3, 4 अनुसूची में जानवर कौन से हैं ये मैंने आगे लिख रखा है पूरा। ठीक है, कंप्लीट डिटेल है, आप लोग परेशान ना हो। यहां पर देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे जानवर है अनुसूची 1 में जो जानवर मेंशन है, इनके शिकार को ये रोकने के लिए ये अनुसूची है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जानवरों में जो इंपॉर्टेंट जैसे ब्लैक बक हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, गैंडा, चिंकारा, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी और भी कई सारे जानवर हैं, लेकिन ये जानवर कौन सी अनुसूची में शामिल किए गए हैं, किस अनुसूची के अंतर्गत रखे गए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम इसकी विशेषता की बात कर रहे थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है। अपवाद भी है। अब भाई शिकार है तो देखते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। इन अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध किसी जंगली जानवर को राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन के अनुमति के बाद ही मारा जा सकता है। ठीक है, देखिए राज्य जो है एक अधिकारी नियुक्त करता है जिसको हम मुख्य वन्य वार्डन बोलते हैं, वन्य जीव वार्डन बोलते हैं। इनके परमिशन के बाद में इन जानवरों को मारा जा सकता है, लेकिन कंडीशन यह है कि वह मानव जीवन या संपत्ति के लिए खतरा बन जाता है। अगर कोई जानवर मानव जीवन के लिए और संपत्ति के लिए खतरा बन जाता है, या फिर वो विकलांग है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे निजात पाना संभव नहीं है, वो दर्द में है, करा रहा है, उसका जीवन बहुत दुखी है, ठीक है, दर्द में कट रहा है, तो मुख्य वन्य जीव वार्डन के माध्यम से, इनके अनुमति के माध्यम से ऐसे जानवर को मारा जा सकता है। ठीक है, और अगर वो इंसानों के लिए खतरा है उनको भी मारा जा सकता है। लेकिन सबसे जरूरी अधिकारी जो है ये बहुत बड़ा अधिकारी होता है, मुख्य वन्य जीव वार्डन। ठीक है, ये राज्य सरकार इसको नियुक्त करती है। इसी के अंडर में कई सारे और अधिकारी होते हैं, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी जो है ये मुख्य वन्य जीव वार्डन है। केंद्र सरकार भी अधिकारी नियुक्त करती है, जैसा कि यह समवर्ती सूची में रखा गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों देखती है। तो राज्य सरकार जैसे मुख्य वन्य जीव वार्डन रखती है, इसी तरह से केंद्र सरकार जो है मुख्य वन्य जीव पर्यवेक्षक या निरीक्षक रखती है, या महानिदेशक रखती है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ओके, तो ये आप समझ लीजिए कि राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बनाते हैं, दोनों अपने अधिकारी को नियुक्त करते हैं। तो राज्य में जानवरों को शिकार के लिए मुख्य वन्य जीव वार्डन का हमें अनुमति लेना है, और इनके माध्यम से हम जो जानवर किसी को कष्ट दे रहे हैं या विकलांग है उनको हम मार सकते हैं। तो यह रहा शिकार पर प्रतिबंध विद अपवाद कंडीशन। ठीक है,
दूसरा आप देख सकते हैं निर्दिष्ट पौधों को काटने व उखाड़ने पर प्रतिबंध। कोई पौधा जिसको निर्दिष्ट किया गया है यानी कि शामिल किया गया है लिस्ट में, उसको काटने या उखाड़ने पर प्रतिबंध है। यह अधिनियम किसी भी वन भूमि या किसी संरक्षित क्षेत्र से निर्दिष्ट पौधों को उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण यानी कि इकट्ठा करना काट के, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है। अपवाद यहां पर देख लीजिए, हालांकि मुख्य वन्यजीव वार्डन शिक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, किसी जड़ी बूटी के संरक्षण आदि के उद्देश्य से किसी विशिष्ट पौधे को उखाड़ने या एकत्र करने की अनुमति दे सकता है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित कोई संस्थान या व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ठीक है। तो यही है अपवाद में कि मतलब किसी कंडीशन के साथ में हम काट सकते हैं, या हमें परमिशन लेना है, हमें दिखाना है कि हमारा जो उद्देश्य है ये गलत नहीं है, हम व्यापार के माध्यम से या अपने फायदे के माध्यम से ये चीज नहीं कर रहे हैं, शिकार नहीं कर रहे हैं, पौधों को नहीं काट रहे हैं, हमारा उद्देश्य अच्छा है, जैसे शिक्षा हो गया, वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, जड़ी बूटी यानी कि मेडिकल रिलेटेड कोई दवा बनानी है वो हो गया। अच्छे उद्देश्य के साथ में आप वन्य जीव ये जो वार्डन है इसका जो है ऑर्डर लेके, इसकी अनुमति लेके आप ये चीज कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गई बात शिकार पर प्रतिबंध, और ये हो गई बात पौधों से संबंधित प्रतिबंध। अब देखिए वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा और संरक्षण ये कौन करता है। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है कि वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इन टॉपिक्स पर ऑलरेडी हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है। अगर आप लोग नए हो तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर मेंशन किया गया है। अब वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करता है, इसको देख लेते हैं। देखिए आपको पता होगा कि अब अभयारण्य है तो ये किसी ना किसी राज्य में होगा। ठीक है। अभयारण्य का जो जमीन है ये किसी ना किसी राज्य में होगा। ठीक है। ये राज्य जो है ये इसको चेक करता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य दोनों चेक करते हैं कि क्या ये अभयारण्य, ये जमीन, ये क्षेत्र जीवों के रहने के अनुकूल है। यहां पर हम कोई सेंचुरी बना सकते हैं, किसी जानवर को, किसी विशेष जानवर को रिजर्व रख सकते हैं जिसकी इसकी सुरक्षा हो जाए। क्या पार्टिकुलर कोई जानवर जैसे टाइगर हो गया इस क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूल है। अगर ये सारी कंडीशन बन रही होती है तो राज्य इसको मतलब आगे बढ़ाता है, और इस पर जो कानून बनता है, इसको जो अभयारण्य घोषित करने वाला काम है ये केंद्र सरकार करती है। ठीक है। राज्य की अनुमति से, राज्य को सारी चीजें बताने के बाद में, राज्य से डिटेल लेने के बाद में केंद्र सरकार क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित करती है, बशर्ते वह क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक, जीव, पुष्प, भू आकृति विज्ञान, प्राकृतिक, प्राणी शास्त्रीय का महत्व का हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है। ध्यान रखिएगा कि किसी वन्य जीव अभयारण्य को घोषित कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है। केंद्र सरकार ही इसको घोषित करती है, ये आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे वहां पे एग्जाम में पूछ लेगा कि वन्य जीव अभयारण्य कौन घोषित करता है, केंद्र सरकार नंबर 1, नंबर 2 राज्य सरकार, नंबर 2 दोनों, या फिर कोई और। ठीक है। तो केंद्र सरकार इसको घोषित करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। सरकारी संपत्ति, आपको पता होगा आपके यहाँ सरकारी स्कूल अगर है तो उसके अंडर जितनी जमीन है, जितना इसके अंदर काम हुआ है, ये सब सरकारी संपत्ति हो जाती है। इसी तरह से जब वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाता है या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब सरकारी संपत्ति हो जाती है। बिना सरकार के परमिशन के आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यही लिखा हुआ है सरकारी संपत्ति। अधिनियम के मुताबिक शिकार किए गए जंगली जानवरों की खाल से बनी वस्तुओं या किसी जानवर का मांस और भारत में आयात किए गए हाथी दांत एवं ऐसे हाथी दांत से बनी वस्तु सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। ठीक है। यानी कि अब वहां से अगर आप एक कीट भी उठा ले रहे हो, उस वन्य जीव अभयारण्य से एक आप कीट भी उठा ले रहे हो, तो वास्तव में वो भी सरकारी संपत्ति है। आप चींटी ला रहे हो, ठीक है, तो वो भी एक सरकारी संपत्ति है, क्योंकि आप वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो जानवर मरेंगे उस पर ऐसा नहीं कि मर गया तो कोई भी इंसान उसको ले जा सकता है। कोई हाथी अगर जंगल में मर जाता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मर गया तो कोई भी उसको उठा ले जाए, नहीं, वो सरकारी संपत्ति है। सरकार उसको ध्यान में रखेगी। सरकार इससे जो चीज निकलेगी, ठीक है, उपयोगी चीज निकलेगी, उस पर सरकार का अधिकार होगा। ठीक है। किसी पर्टिकुलर इंसान का नहीं होगा, ना जो अधिकारी होते हैं उनका अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि अधिकारियों का अधिकार होगा, अधिकारियों का भी अधिकार नहीं होगा। ये सरकारी संपत्ति है। बाकी चोरी अवैध चीजें होती रहती हैं, आपको पता होगा। अब देखिए अधिनियम के तहत जो नियुक्त प्राधिकारी हैं इनको देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बनाती है, तो यहाँ पर दोनों अपने अधिकारी को नियुक्त करती है। केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है उसको हम बोलते हैं वन्य जीव परिरक्षण निदेशक।
ठीक है। वन्य जीव परिरक्षण निदेशक हम बोलते हैं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को। इसकी सहायता के लिए एक सहायक निदेशक तथा अन्य अधिकारी होते हैं। तो ये मुख्य अधिकारी होता है, ठीक है, मुख्य वन्य जीव परिरक्षण निदेशक होता है, और इसकी सहायता के लिए असिस्टेंट के लिए सहायक निदेशक होते हैं। और ठीक है, अब हम राज्य की बात कर लेते हैं। तो राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति करती है, और इसकी सहायता के लिए वन्यजीव विंग का प्रमुख होता है। ठीक है, नहीं, देखिए, राज्य सरकार मुख्य वन्यजीव वार्डन को नियुक्त करती है, जो विभाग के वन्यजीव विंग का प्रमुख होता है। तो मेन तो यही होता है, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए एक सह वन्यजीव वार्डन होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? तो मुख्य वन्यजीव वार्डन का ही होता है। ओके, तो केंद्र सरकार की सहायता के लिए, जैसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की सहायता के लिए जिस प्रकार सहायक निदेशक होता है, उसी प्रकार मुख्य वन्यजीव वार्डन की सहायता के लिए सहायक वन्यजीव वार्डन होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन नहीं किया है, ये आप समझ लीजिए। और भी कई सारे अधिकारी होते हैं जो इनके अंडर में काम करते हैं। ठीक है, तो ये दो अधिकारी सबसे ऊपर के अधिकारी माने गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ओके, बहुत एनर्जी लॉस होता है जब आप बोलते हैं। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं है, वैसे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही इतना बोलता हूँ, अदरवाइज फिर मैं साइलेंट रहता हूँ। तो इसीलिए जब बोलना होता है एक ही बार में आधे घंटे 1 घंटे, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, और लगातार बोलने की वजह से टंग में जो जीभ है उसमें भी थकान होने की वजह से टंग कभी कभी स्लिप करने लगता है कुछ टाइम के बाद। ठीक है, जब आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो, अधिनियम के तहत जो गठित निकाय है इनको हम देख लेते हैं। पहले मैं वीडियो की लेंथ देखता हूं। अगर वीडियो की लेंथ 25 से 30 मिनट हो गई है तो इसको हम सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं लेंथ चेक कर लेता हूं, इसके बाद में मैं देखता हूं। ओके, तो 10 मिनट का वीडियो और बचा हुआ है, इसको इसी में कवर कर लेते हैं। देखिए, अधिनियम के तहत जो गठित निकाय हैं इनको चेक कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोग बने हो तो थोड़ा सा धैर्य रखें, 10 मिनट का और वीडियो है, और लास्ट में हम अनुसूची डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अधिनियम के अनुसार भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन करेगी। ऑब्वियस ही बात है, जब राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है यानी कि नेशनल वन्यजीव बोर्ड है, तो केंद्र सरकार ही इस पे कानून बनाने वाली है। राज्य वन्यजीव बोर्ड होगा तो राज्य सरकार बनाएगी, राष्ट्रीय वन्यजीव होगा तो केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, अब देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और यह वन्य जीवों एवं वनों के संरक्षण तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार के माध्यम से जो सबसे बड़े अधिकारी की, सबसे बड़े मंत्री की होती है, वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। तो अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होता है? तो ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। देखिए, यह बोर्ड सलाहकार प्रकृति का है। सलाहकार का मतलब ये है कि इस बोर्ड में और भी कई सारे मेंबर होंगे। मीन्स अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह का बन रहा है। ठीक है, ये बड़ा वाला कुर्सी हो गया, ये प्रधानमंत्री का हो गया, ये छोटी वाली कुर्सी उपाध्यक्ष साहब का हो गया। ठीक है, और यहाँ पर और भी कई सारे अधिकारी होंगे, मेंबर होंगे, मंत्री होंगे। तो ये सभी लोग सलाह पर काम करते हैं। यह बोर्ड सलाहकार प्रकृति का है और केवल सरकार को वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीति बनाने पर सहायता देता है, सलाह देता है। बोर्ड में 2 लोकसभा एवं 1 राज्यसभा के सांसद होते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इस बोर्ड में 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा के होते हैं। तो 2 लोकसभा के, एक तो प्रधानमंत्री हो गए और 1 उपाध्यक्ष साहब हो गए। ठीक है, और 1 राज्यसभा का भी मेंबर होता है जो पढ़ा लिखा सदस्य होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब इसी के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति बनाई गई है। देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड आपने देखा, और इसी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति बनाई गई है। ये अस्थायी रहती है। ठीक है, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, परमानेंट। भाई ऑब्वियस ही बात है कि प्रधानमंत्री 5 साल के लिए होता है, अन्य जो है गारंटी नहीं इनमें से कौन जाएगा कौन रहेगा, लेकिन एक अस्थायी समिति भी बनाई गई है। ठीक है, जो हमेशा रहती है। देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों के भीतर, इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य जीवों क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्र या इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के उद्देश्य से एक अस्थायी समिति का गठन करता है। ऑब्वियस ही बात है कि जो परियोजनाओं की मंजूरी होगी
मंजूरी देने के उद्देश्य से एक अस्थायी समिति का गठन करता है जो हमेशा रहता है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि एक परियोजना, एक विधान हमने बना लिया, पता लगे गवर्नमेंट चेंज हो गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट चेंज हो गया तो जो नियम कानून और जो प्रावधान हमने लाए थे जानवरों के हित से संबंधित, अब गवर्नमेंट चेंज हो गया तो जानवर पर इसका प्रभाव भाई नहीं पड़ना चाहिए। जानवर का गवर्नमेंट से क्या मतलब है, जानवर वोट देने तो जाता नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के आने जाने से जनता पर प्रभाव पड़े, ना कि जानवर पर प्रभाव पड़े। ठीक है, तो इसके लिए जो अस्थायी मेंबर है इसको नियुक्त किया गया है और ये इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है कि परियोजनाओं की मंजूरी करवाना। ठीक है, तो इस समिति की अध्यक्षता जो है, ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता ये जो यहाँ पर उपाध्यक्ष साहब है यही करते हैं। ये जो उपाध्यक्ष साहब हैं यही इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड समिति की, जो अस्थायी समिति है उसकी। इसमें न्यूनतम 10 सदस्य होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो जो अस्थायी समिति है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की, इसमें न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 10 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात रही केंद्र सरकार के अंडर में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की। अब हम देखते हैं राज्य सरकार के अंडर में राज्य वन्यजीव बोर्ड की। ठीक है, इनका भी अपना काम होगा, इसमें भी मेंबर होंगे, अस्थायी समितियां बन सकती हैं, इसका भी कोई अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा। इसको देख लेते हैं फटाफट। देखिए, राज्य सरकार राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन के लिए उत्तरदायी है। ओके, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होता है। जिस प्रकार वहां पर प्रधानमंत्री बोर्ड का अध्यक्ष होता था, ठीक है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का, केंद्र वन्यजीव बोर्ड का, इसी तरह से राज्य वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ये मुख्यमंत्री होता है। और इसमें विधानसभा एवं विधान परिषद से सदस्य लाए जाते हैं। ठीक है, लिए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद होगा तो यहाँ से सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ का उपाध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इस बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो लूं। ठीक है, तो केंद्र में जिस तरह से अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष वहां का जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है, इसी तरह से राज्य में मुख्यमंत्री जो होता है इसका बोर्ड अध्यक्ष होता है। और राज्य पर्यावरण, ध्यान दीजिए, राज्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड का उपाध्यक्ष होता है। ओके, ये बोर्ड निम्नलिखित मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को सलाह देते हैं। संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों का चयन एवं प्रबंधन करना है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु नीति तैयार करना है, और किसी अनुसूची में संशोधन संबंधित कोई मामला है तो इन सारी चीजों पर, इन 3 पॉइंट्स पर या इससे संबंधित और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं, यह बोर्ड केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देता है। ठीक है, बोर्ड की बैठक वर्ष में 2 बार होनी जरूरी है। ये जो बोर्ड है इसकी बैठक जो है ये वर्ष में 2 बार होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने नोट लिख रखा है। ठीक है सॉरी। अगला जो बोर्ड है, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जिसमें हमने कई सारे बोर्ड की बात करनी है। इसमें जो पहला आपने राष्ट्रीय देखा, दूसरा राज्य देखा, तीसरा जो बोर्ड है यह है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, यह अधिनियम केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव सहित 10 सदस्य शामिल होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। तो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जो मेन है ना, वहीं पे वो अध्यक्ष है। बाकी जो अन्य बोर्ड हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है। ठीक है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत देख लीजिए, इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव सहित कुल 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इनको भी आप चेक कर लें। यह प्राधिकरण चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करता है। चिड़ियाघर को मान्यता कौन प्रदान करता है, तो यही प्राधिकरण है, चिड़ियाघर बोर्ड प्राधिकरण। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यही चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान करता है। अगर किसी जिला में, किसी राज्य में चिड़ियाघर ओपन करना है, चिड़ियाघर घोषित करना है, तो यही इनको मान्यता, यहीं से इनको लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, और इसे देश भर के चिड़ियाघरों में विनियमित करने का कार्य भी इसको सौंपा गया है। देखिए, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिड़ियाघरों में जानवरों को स्थानांतरित करने संबंधी नियमों का निर्धारण करता है। ठीक है, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिड़ियाघरों कि जानवरों का जो स्थानांतरण होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश में जो जानवरों को लाया जाता है, वो भी यही इसका निर्धारण करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत चिड़ियाघर में जानवरों को तंग करने पर 6 माह का कारावास, 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। भाई सब लोग जाते हैं चिड़ियाघर घूमने, आपको पता होगा वहां पर क्या होता है, कोई जीव है, ठीक है, जैसे बंदर वगैरह हो गया या भालू हो गया या बाघ हो गया, बाघ को हम कभी क्या होता है कुछ फेंक के डराते हैं, ठीक है, भालू को कभी चढ़ाते हैं या उनको देख के हंसते हैं, वहां पे लोग ताली बजा देते हैं। ठीक है, वहां पे कुछ पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब करने पर
चिड़ियाघर के जानवरों को तंग करने पर 6 माह का कारावास या 2000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अंतर्गत होता है। ओके, अगला जो बोर्ड है इसको देख लेते हैं, जो कि है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव प्राधिकरण का मतलब क्या है, अथॉरिटी हो जाएगा शायद। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, अथॉरिटी होगा। एग्जैक्ट शब्द याद नहीं है, मुझे करेक्ट करना, अथॉरिटी शायद नहीं होगा। ठीक है, तो ये टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद टाइगर टास्क फोर्स बनाया गया था। इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी जो बाघ अभयारण्य और टाइगर रिजर्व हमने कवर किया था, वहां पर मैंने डिटेल में टाइगर टास्क फोर्स के बारे में आपको बताया है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, टाइगर का शिकार, इनकी खाल और भी कई सारी चीजें होती हैं। अपराध संबंधित जो चीजें हैंडल करता है वो टाइगर टास्क फोर्स होता है। इनकी सिफारिशों के बाद बाघ संरक्षण संबंधी प्रयासों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, NTCA का गठन किया गया। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बात मुझे याद आ गया, वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये आप छाप रहे हो। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं कुछ छाप नहीं रहा हूं, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। एक चीज होता है, देखिए मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूं, आप ध्यान से अपनी साइकोलॉजी समझिए, अपने दिमाग की साइकोलॉजी समझिए। आप लोग कितने साल से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आप लोगों में से अधिकांश छात्र कहेंगे 3 से 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये जो लूसेंट की बुक है, जो जीके लूसेंट फैक्चुअल की बुक आती है, इसमें आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कंप्लीट याद हो गया है? सच सच बताना, कंप्लीट किसको याद हो गया है? तो आप लोगों में से मैक्सिमम मैं कहूं तो 30 से 40% हाथ उठाएंगे कि मुझे याद है। और याद का मतलब यहां पर मैं 90+% कंटेंट को याद करने की बात कर रहा हूं, देखने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि लूसेंट आप लोगों में से कितने ऐसे छात्र हैं जिनको 90% कंटेंट लूसेंट का याद है? आप लोगों में से बहुत सारे छात्र नहीं एग्री करेंगे कि मुझे नहीं याद है। अगर याद ही होता तो आप कॉन्फिडेंस से कहते कि भैया हमको लूसेंट पूरा याद है, यहां से प्रश्न आएगा तो मैं बना लूंगा, लेकिन नहीं याद हो पाया आज तक। इसका एक ही कारण है, क्योंकि वहां पर चीजें पॉइंट में लिखी गई हैं, कहानी की तरह थोड़ा सा कोरिलेट करके नहीं लिखा गया। और वही चीज अगर मैं यहां कर दूं, मैं सीधे कह दूं कि ये इसका जो अध्यक्ष होता है ये होते हैं, इसके उपाध्यक्ष ये होते हैं, बस। और 2005 में इसका गठन किया गया। बाकी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण क्या है इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पर तो आपको अच्छा लगेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन एग्जाम टाइम में आप भूल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डिटेल में इन सारी चीजों को कवर ना करूं कि ये राज्य बनाता है, ये केंद्र बनाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ रटना अगर होगा तो रट तो आप लूसेंट बहुत दिन से रहे हो, 3-4 साल से रट रहे हो, क्यों नहीं याद हुआ आपको? इसीलिए नहीं याद हुआ क्योंकि डायरेक्ट फैक्चुअल है। ठीक है, और वो तरीका सही नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ ये बहुत हिसाब से कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। रही बात शॉर्ट नोट की, तो हैंड रिटन नोट्स क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत लास्ट में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप सभी लोग टेंशन फ्री रहें, कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, इन सारी चीजों का रिवीजन कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। आप लोग टेंशन फ्री रहें। जब पर्यावरण ही एग्जाम में आ रहा है तो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, अपनी बातों पे अटल हैं। जो चीजें हो सकती हैं सारी चीजें कराई जाएंगी। ठीक है, तो जो मैं करा रहा हूं अभी आप बस चुपचाप डिटेल में नोट्स पढ़ते जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कोई आपको फैक्चुअल दे रहा है, कोई आपको वन लाइनर दे रहा है, अभी मत पढ़ो। एक बार एटलीस्ट आपको डिटेल पढ़ना चाहिए, इसके बाद पे आप शॉर्ट नोट पे जाइए। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की, जिसकी चर्चा हमने कर ली है कि यहाँ पर जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होता है इसका अध्यक्ष होता है, और राज्य पर्यावरण मंत्री इसका उपाध्यक्ष होता है। ओके, तो याद रखेंगे ये जो बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, केंद्रीय पर्यावरण, अगेन मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री एक ही बार अध्यक्ष बना था स्टार्टिंग में, जो राष्ट्रीय वन्य जीव प्राधिकरण था। ठीक है, वहां पर वो बना था। बाकी इसके बाद में जो अध्यक्ष बन रहा है वो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ही सब जगह पे अध्यक्ष बन रहे हैं, और राज्य पर्यावरण मंत्री जो है इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ये एक पॉइंट नया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर ही किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका संगठन है ये है वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। ठीक है, अब वन्य जीवों से संबंधित जो अपराध हैं
उसको नियंत्रित करने के लिए ये संगठन गठित किया गया है। आपको पता होगा जंगलों में कई सारे अपराध होते हैं, जानवरों को मारा जाता है शिकार के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, अपने फायदे के लिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। जंगलों में जो अपराध होता है वन रिलेटेड, जीवों संबंधित, उसको कंट्रोल करने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है इसको देख लेते हैं। देश में संगठित वन्य जीव अपराध को निपटने के लिए वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है। इस ब्यूरो का जो मुख्यालय है ये दिल्ली में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। एक लाइन में आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ये आप याद रखेंगे। अपराध की जब बात आएगी तो दिल्ली याद रखना, वैसे भी दिल्ली में अपराध बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ऐसे ही आप याद कर सकते हो। कार्य की अगर हम बात करते हैं तो वन्य जीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका विश्लेषण करना और अपराधियों को पकड़ने के लिए यह सूचना राज्य को प्रदान करना। वन्य जीवों में जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं इससे संबंधित जो सूचना एकत्र करना होता है वही कार्य ये संगठन करता है, ये ब्यूरो करता है, ठीक है। यानी कि आपराधिक गतिविधियों की सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और वो सूचना और अपराधियों को पकड़ने के लिए डेटा जो है राज्य सरकार को प्रोवाइड करना, ठीक है। ओके, आप समझ गए। देखिए अगला पॉइंट है एक केंद्रीयकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करना। मींस जो सूचनाएं हैं वो डिलीट ना हो, पिछले 15-20 साल का जो रिकॉर्ड है वो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध हो, इसलिए केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक भी स्थापित किया गया है, ठीक है। डेटा बैंक का मतलब यही होता है कि उसमें मतलब ऐसा नहीं कि पैसा होगा, डेटा बैंक का मतलब उसमें इंफॉर्मेशन होगा, पिछले 20 साल का, 50 साल का या आने वाले टाइम में जितने भी टाइम आप देखेंगे सबका रिकॉर्ड उसमें रहता है। उसी को हम बोलते हैं कि वन्यजीव अपराध डेटाबेस। कोई पकड़ा गया है, अगर कोई अपराधी पकड़ा गया है, इंसान अपराधी पकड़ा गया है, उसका FIR 1999 में हुआ था, तो अगर डेटा सुरक्षित होगा तो अगर पुनः जंगल में कोई आपराधिक प्रक्रिया हो रही है तो डेटा बैंक के माध्यम से हम जो वहां पर अपराधी मौजूद हैं उनको पहले से डिनोट कर सकते हैं कि हाँ ये अपराधी है, ये फिर से ये कार्य कर सकता है, ठीक है। तो पहले इसको दबोचो, तो पहले इसको पकड़ो, इससे पूछताछ करो कि कहीं फिर से इसने तो गलती नहीं कर दी है, ठीक है। तो ये थोड़ा हेल्प करता है। अपराध को पहले जो जितने अपराधी पास्ट में अपराध कर चुके होते हैं उनको पकड़ के पूछा जाता है, अगर वो मना करते हैं तो फिर नए तरीके से जांच की जाती है। तो ये सारी चीजें जो है जांच का विषय है और ये काफी हेल्प करता है, इसीलिए केंद्रीयकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित किया गया है। देखिए अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना। ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें राज्य सरकार की सहायता करती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों, यहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों, यानी कि जो बाहर से स्मगल करके बहुत सारी चीजें हमारे देश में आती हैं जंगलों से संबंधित, ठीक है, या फिर यहां से जो स्मगल की जाती हैं जैसे सींग हो गया, जानवरों की खाल हो गई, चमड़ा हो गया, ठीक है, कुछ जो महत्वपूर्ण जानवर हैं उनके मांस हो गए, डायरेक्ट स्मगल किए जाते हैं। और इसके बाद में जो वहां से शिकारी लोग आते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, आपको नहीं पता होगा, आपने फिल्म अगर देखी होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। अभी एक वेब सीरीज लॉन्च हुआ है हॉटस्टार पे, मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहा है, करो या मरो करके ऐसे ये करके कुछ है, आई थिंक उसमें जो विद्यार्थी करके है, ठीक है, जो विद्यार्थी करके एक्टर है उसने काम किया, वो बाहर रहता है और यहाँ पे जो जंगल होता है उसमें जो जंगल के निवासी होते हैं, जंगल के निवासियों को भगा के वहां पे जो जड़ी बूटी होती है, ठीक है, उसको हासिल करना चाहता है, नहीं सॉरी, वहां पे यूरेनियम मौजूद होता है। तो ये सारी चीजें बाहरी कंपनियां आकर खनन करती हैं कि यहाँ पर क्या जमीन के अंदर कोई ऐसा कुछ तो नहीं मौजूद है कि हमको मिल जाए, हम सीधे अरबपति खरबपति बन जाए। तो ये सारी चीजें ये देखता है, ठीक है, ये रिकॉर्ड रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले वन्यजीव अपराधों, प्रासंगिक नीति और कानूनों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं भारत सरकार को सलाह देता है कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है। तो आई थिंक काफी डिटेल में जा रहा हूं, मैं जाना नहीं चाहिए था। सो एक काम करते हैं कि अब ये महत्वपूर्ण चीज आ गई है, ठीक है, अनुसूचियां आ गई हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इसका डिस्कशन दोस्तों अगले वीडियो में करते हैं। और अगले वीडियो में कुछ चीजें अगर और बच रही हैं, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगा होगा कि जो मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, कंटेंट बेस्ट दिया है, रिसर्च अच्छा किया है, तो आप लोग एक लाइक कर देना और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट करना, ताकि मैं देखूं तो मुझे लगे कि भैया हाँ मैं जो कर रहा हूँ उससे बच्चे प्रसन्न हैं, खुश हैं। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो कि हाँ ये चीजें थोड़ी सी बदली जाएं, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।